बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। मेरा भी मुँह काफ़ी मोटा मोटा हो गया है और बॉडी भी थोड़ी फैलती जा रही है। सोच रहा हूँ मैं भी डाइट शुरू कर दूँ। तो सितारा ने अपनी डाइट जर्नी शेयर की है। तो मैं ना जब सितारा की वीडियो देख रहा था, फिर उस सितारा की वीडियो को देखने के बाद मैंने डिफरेंट हेटर्स के जो है वो थंबनेल्स भी देखे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सितारा ने जो अपना फ़ैट लूज़ किया है ना, वो सारी की सारी फ़ैट इन हेटर्स में जाकर घुस गई है। अब किसी को कब्ज़ हो गई है, किसी को बवासीर हो गई है उस फैट की वजह से, तो किसी को शुगर प्रॉब्लम्स हो गए हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी को कुछ मतलब अजीब हु काका मचाई हुई है। पागल हुई पड़ी हैं, बाउली हुई पड़ी हैं, हड़बड़ाई हुई हैं, अजीब पुट्ठी सीधी बातें कर रही। खैर उस पर आते हैं, उस तरफ बात करते हैं वो बाद में। तो लेकिन उससे पहले नाज़रीन, कैसे हैं जी आप लोग? काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो चाचा गुलाम ने भी एक वीडियो जारी किया है और बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये जो कि मैं इस चैनल पर अक्सर करता रहता हूँ वो बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। मुझे ना आज एक कॉमेंट आया, शाहिदा आंटी ने मुझे कमेंट किया। अच्छी खातून है, बहुत नाइस खातून है और ख़ास तौर पर मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं। अक्सर जो मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करती रहती हैं, बेटा करके बुलाती हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं शाहिदा आंटी की जैसी, जो कि मेरे लिए बड़ी शफ़ीक हैं, शफ़क़त से पेश आती हैं, बड़े प्यार से पेश आती हैं, बेटा कह के मुखातब करती हैं, कोई भाई कह के मुखातब करता है। आप सबकी मोहब्बतों का बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। खैर कहाँ निकल गया मैं। तो शाहिदा आंटी कहती हैं कि ये हेटर लेडीज़ ख़ुद को सैयदज़ादियाँ कहती हैं और उनकी ज़ुबानों से जो मतलब ये जो ज़ुबानें से जो बकती हैं, जो इनकी ज़ुबानों से निकलता है वो तो सबको पता है, वो सबको दिखता है। तो मुझे इनकी बात सुन के ना बड़ी हंसी आई, इनका ये बात कमेंट पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई और मेरा दिल किया कि मैं बोलूँ कि ये सैयदज़ादियाँ नहीं है ये। खैर मैं अब नहीं कोई इस तरह का वर्ड यूज़ करूँगा। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि नहीं, ये जितने भी लोग यहाँ पर आकर ये क्लेम करते हुए आपको मिलते हैं ना, ख़ास तौर पर ये जो गंदे लोग जिन्होंने यहाँ पर आकर क्लेम किया और जो कर रहे हैं कि जी हम सैयदज़ादियाँ हैं या हम सैयदज़ादे हैं, तो मैं ना आपको बताऊं कि कोई भी जो सैयद होगा या सैयदज़ादा होगा या सैयदज़ादी होगी, उसके ख़ास निशानी है। वो कभी आपको, उसका खून गंदा नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है, वो गंदा नहीं होगा। वो कभी आपको बेहयाई पिलाता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो कभी आपको गालियाँ देता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो कभी आपको बेशर्मी से बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो कभी आपको जो है वो यहाँ पर नामहरमों के बीच यूँ इतनी वाहियात ज़ुबान इस्तेमाल करते, वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करते, वाहियात बातें करते सुनते, ये सारा कुछ आपको वो करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ना वो नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सैयद खून तो इतना जो है वो अजीम खून है कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब उठा कर देखें ना, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और आगे उनकी आल, नबी करीम की आल से है ना सारे ये सैयद, तो उनकी आल तक आगे अल्लाह ने इस खून की हिफाजत की है। ये खून कभी भी जो है वो नापाक नहीं हुआ, ये खून कभी भी गंदा नहीं हुआ। इस खून को अल्लाह ने बहुत पाकीज़ा रखा है, साफ़ सुथरा रखा है। ठीक है, तो अब आगे ये जो आपको जितने भी लोग ये जो दावा करते नज़र आते हैं ना कि मैं सैयद हूँ और आपको वो गंदगी करता हुआ मिले, तो फिर उसको सिर्फ एक ही बात क्या कीजिए। वो हमारे पंजाबी की एक मिसाल है ना कि पहले असी पोली मोची सी, पहले से असी पोली मोची फिर असी होए चौधरी, चौधरियाँ तो असी सैयद बन गए, अगे अम्मा की मर्जी। ठीक है, पहले हम पोली मोची थे, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। पहले हम पोली मोची थे, फिर हम मोचियों से हम चौधरी हो गए, चौधरियों से हम सैयद बन गए, और अब सैयदों से हमने क्या बनना है, ये हमारी माँ की मर्ज़ी है, आगे अम्मा की मर्ज़ी। वो किसके साथ वो शादी करती, कहाँ भागती, तो ये हमारी माँ की मर्ज़ी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह के बने हुए सैयद हैं। तो आप कभी भी ये जो आपको क्लेम करते हुए नजर आए ना कि जी हम सैयद हैं, और आप उसकी ज़ुबान चेक करें, अगर वहाँ से जो है वो गंदगी आए, स्मेल आए, तो वो सैयद नहीं हो सकता, वो बकवास करता है, वो झूठ बोलता है।
वो जो रेप्लिका है, वो कॉपी है, वो डुप्लिकेट है, फेक है। तो कभी भी इस तरह की बातों पर आप यकीन मत कीजिए, ठीक है। सैयद जो होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। सैयदों की तो हम जब वो पैरों की खाक के बराबर, वो तो इतनी जो वो पाक नस्ल है, वो इतने अजीम जो नबी करीम की आल है, तो उनकी अज़मत पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये जो डुप्लिकेट बने हुए फिरते हैं ना, इनसे ज़रा बच के रहिए, निकालों से होशियार रहें, ठीक है जी, निकालों से होशियार रहें। तो खैर जी, शानी का ऑपरेशन था कल, शानी बाजी का कल था, या हाँ कल ही था मेरे ख्याल से। अच्छा, मुझे नहीं पता था इनके बारे में। मैंने जो है वो ये थंबनेल वगैरह तो लगे देखे, लेकिन मुझे था कि यार शायद वैसे ही कोई कंटेंट वगैरह चला रहे, क्योंकि ये ज़रा बहुत सारा तो कंटेंट चलता रहता है, तो मैंने दिलचस्पी नहीं ली, मैंने तवज्जो ही नहीं दी। आज मैंने जो फिर बैठकर मेरी नज़रों से जो फिर नौशीन सिस्टर की वीडियो गुजरी, मैंने वो वीडियो देखी, तो फिर मैंने जो है वो मुझे पता चला कि यार ये कितना सीरियस मामला है। फिर मैंने जाकर जो है वो वीडियो देखी उनकी अलिशबा अमर वालों की, फिर उनकी सारी सीरीज़ ऑफ वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला कि उनका जो है वो डॉक्टर्स ने बायोप्सी की है, ऑपरेट करके जो है वो सैंपल लिया है उस मैस का कि जो बन रहा था उनके बॉडी में, और अब जो है उसके टेस्ट होंगे और फिर पता चलेगा कि वो कैंसर है या नहीं है। अल्लाह ताला नाज़रीन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह इनको शिफा दे, और ज़ाहिरा बच्चे हैं उनके, अल्लाह ताला इनका साया इनके बच्चों पे तादेर कायम रखे, अल्लाह इनके ख़ानदान को इस तकलीफ़ से जल्द निकाले और किसी बड़े नुकसान से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी। बाकी थोड़ा सा इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा, ये जो मैस हमारी बॉडी में बनता है और फिर जो है वो उसके बाद उसकी बायोप्सी के लिए डॉक्टर्स सैंपल लेते हैं और फिर जो है उसका टेस्ट वगैरह होता है, ये वो सारी बातें। तो मैं ना कल एक डॉक्टर को सुन रहा था, अब अल्लाह बेहतर जाने जी क्या हकीकत है क्या नहीं है, बहरहाल जो है वो मैं इस बारे में मैंने जितना भी सुना है, कुछ पढ़ा है, कुछ डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, कुछ चैट जीपीटी से डिस्कस किए। खैर चैट जीपीटी से डिस्कस करना वो इतना ज़रा वो तो नहीं होता, ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन मैंने डॉक्टर्स से भी सुना है, डॉक्टर्स की मैंने वीडियोस भी देखी हैं कि जो मैस हमारी बॉडी में बनता है ये कैसे बनता है। ये जो अक्सर जो है वो होता है ना कि कहीं कोई रसौली बन गई है, कहीं कोई गिल्टी बन गई है, ठीक है। डॉक्टर्स जो है वो, अब हम किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि लो जी ये मुझे डर है कि कहीं ये कैंसर ना बन जाए, तो हम जो है वो हमें इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, हमें इससे जो है वो सैंपल लेना पड़ेगा। और फिर सैंपल लेकर, मेरे अब्बू के साथ ये हुआ था, मेरे वालिद मोहतरम को लंग कैंसर था। अब जो है वो जब हमें आइडेंटिफाई हुआ, पहले तो हम जो है वो 4 महीने ज़रा डॉक्टर्स ने जैसे लगाया, पहले तो 4 महीने हम टीबी का ट्रीटमेंट करवाते रहे। अब वो 4 महीने बाद जो है वो एक डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि नहीं ये टीबी तो नहीं है, आप टीबी का ट्रीटमेंट आपको किसने किया? तो हमने कहा जी डॉक्टर ही थे। तो उन्होंने जो है वो 4 अल्फाज उस डॉक्टर साहब को भी इनायत फरमाए, और फिर जो है वो खैर उन्होंने कहा नहीं जी मुझे कैंसर लग रहा है। तो आप उसने खैर अपने वार्ड में एडमिट कर लिया, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में ना, उसका वो हेड था किसी वार्ड का, एक वार्ड का। तो उसने जो है वो वहाँ पर एडमिट कर लिया और टेस्ट वगैरह शुरू कर दिए, फिर उसने बायोप्सी वगैरह भी की। तो जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो फिर हमें कंफर्म हो गया कि हाँ ये कैंसर ही है, और है भी लास्ट स्टेज पे, लंग कैंसर, और अब जो यहाँ से जो है वापसी मुमकिन नहीं है। तो खैर वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे न्यूज़ थी, बड़ी वो एक तरह का धमाका था, बॉम्ब था जो हमारे, मैं ही था, 2 महीने में रहा था हॉस्पिटल अपने अबू के साथ। तो खैर, तो कहने का मतलब ये है कि फिर उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च किया ना, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी आता है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, फिर रिसर्च करने लग जाते हैं कि ये क्या क्या होता है, कैसे होता है। फिर मैंने बड़ा उस पर सरखपाई की, बड़ा मैंने आर्टिकल्स भी रीड किए, मैंने पढ़ा भी, रिसर्च भी की, मैंने डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी सुने, पॉडकास्ट भी सुने। तो जो कुछ एट द एंड जो मैंने सुना वो ये है कि भाई हमारी बॉडी में जब भी कोई मैस बनता है ना, तो वो इस तरह से बनता है कि जब भी कुछ डेड सेल्स हमारी बॉडी में, जो सेल्स कुछ डेड होना शुरू होते हैं, जो बेकार सेल हो जाते हैं, या फिर जो है वो जो डेंजर सेल हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो मतलब जमा होना शुरू हो जाते हैं और हमारे सेल्स को नुकसान देना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने डिफेंस फोर्सेस पैदा की हैं, डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। जैसे जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम हो गया, हमारी इम्यूनिटी फोर्स, इम्यून सिस्टम हो गया, फिर इस तरह से जो है वो हमारा इस तरह के बेशुमार सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। एक तरह की जो है वो फ़ौज है अल्लाह ने हमारी बॉडी में रखी हुई, जिनका काम ही हमारी बॉडी में डिफरेंट बीमारियों के फैलने से रोकना है। अक्सर जो है वो जब हमें बुखार होता है, फ़ीवर होता है, तो लोग बुखार को, फ़ीवर को बीमारी समझ लेते हैं। असल में ये फ़ीवर बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट है। बुखार एक टेम्परेचर का बढ़ जाना एक लिमिट तक, ये
एक तरह का डॉक्टर है जो हमारे जिस्म में कुछ भी इन्फेक्शन होता है या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए फिर बुखार होता है और हमारी बॉडी उसको बढ़ने से रोकने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देती है, ताकि वो जो सेल्स या फिर वो वायरस या फिर वो कुछ भी इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में फैल रहा है उसको बढ़ने से रोका जा सके। तो बॉडी जब रिएक्ट करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है, तो हमारी बॉडी को बुखार होता है, फीवर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस तरह के बेशुमार सिस्टम अल्लाह ने लगा रखे हैं। अब होता यह है कि जब भी इस तरह के डेंजरस सेल्स, ख़तरनाक सेल्स हमारी बॉडी में जो है वो नुकसान करना शुरू करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम और इस तरह की फोर्सेस जो हमारी बॉडी में है वो उन सारे सेल्स को घेरा डाल लेती हैं, उसके पीछे लग जाती है। जैसे वो किसी को घेर कर मारना होता है ना, घेर कर पकड़ते होते हैं, घेरा डालते हैं, तो ऐसे वो सारे इकट्ठे होकर ना, सारी फोर्सेस इकट्ठी होकर उन सेल्स को घेरा डाल लेती हैं। उसको पकड़ के ना सारे के सारे उन सेल्स को, सब डैमेज सेल को, उनको पकड़ कर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। लेयर मीन्स जैसे जो है वो किसी मुजरम को पकड़ कर एक जेल में बंद कर दो और उसको संगलियों से बांध दो, तो इस तरह से उसको उसके ऊपर लेयर चढ़ा कर उसे बांध देते हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। तो अब वो जब उसको वो सारा मवाद एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ आता है तो वो ज़रा मैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक जो है वो हम कह देते हैं रसोली है या जो है वो गिल्टी बन गई है, वो इस तरह की कुछ चीज़, तो वो सारा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। अब होता ये है कि जब हम बायोप्सी की तरफ जाते हैं, जब ये बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, ये मैं डॉक्टर की बताई हुई बातें आपको बता रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर को रात सुन रहा था, उसकी बातें हैं जो मैं एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ। तो कहता कि होता है कि जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो बायोप्सी के लिए डॉक्टर सैंपल लेता है, या तो वो कट लगाता है, उस मैस को कट लगा के उसमें से थोड़ा सा सैंपल निकालता है, या फिर वो इंजेक्शन के थ्रू उसमें से थोड़ा सा मवाद निकालता है कि पता चले कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे है, ये कौन से सेल्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, या ये डेंजरस हैं, ये डेंजरस नहीं है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सारा कुछ। तो जब वो निकालता है तो वो क्या करता है, कहता है वो जो सैंपल निकालता है वो सैंपल निकाल के तो भेज देता है टेस्ट के लिए, और टेस्ट की रिपोर्ट आने में 15-20 दिन लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान ये होता है कि वो जो एक लेयर हमारी बॉडी ने वो प्रोटेक्शन लेयर जो चढ़ाई होती है वो ब्रेक हो जाती है कट लगाने से, या फिर उसके अंदर इंजेक्शन जाने से वो लेयर ब्रेक हो जाती है। वहाँ से वो सारे के सारे मुजरम निकल कर फिर से हमारी बॉडी में फैल जाते हैं, फिर वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर नुकसान करते हैं। ठीक है, तो बायोप्सी, कई डॉक्टर से मैंने सुना है कि बायोप्सी खुद बजाते खुद जो डेंजरस है कैंसर के लिए, खुदा न खास्ता अगर कैंसर हो तो ये उसके लिए नुकसानदेह है। कैंसर का तो 15 दिन बाद पता चलना है ना, जब रिपोर्ट आनी है, तो वो 15 दिन में ठीक ठाक काम कर जाते हैं, जगह जगह पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो उसका पता करने के लिए, बकौल उस डॉक्टर के, उसका पता करने के लिए कि ये कैंसर के सेल्स हैं, यानी इसके ब्लड के काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं ब्लड के, तो उनसे भी अंदाज़ा हो सकता है कि क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो एक, इसमें अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखता है कि ये एक मेमोरी के तौर पर काम करता है। इसमें जो है वो पूरी हिस्ट्री होती है हमारी बॉडी की कि आज से इवन के अब तो इतना ज़्यादा तरक्की कर गई है मेडिकल साइंस के, आज ब्लड का टेस्ट करके ना, ब्लड के टेस्ट ले करके ये तक पता लगाया जाता है कि आज से 20 साल पहले इस बॉडी में या इस ब्लड में क्या क्या बीमारियां थीं, इसको क्या क्या हुआ था, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये वो सारा कुछ, इतना लंबा रिकॉर्ड रखता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो ब्लड से पता चल जाता है। बायोप्सी की तरफ जाने से बेहतर ये है कि ब्लड सैंपल से या फिर ब्लड टेस्ट की तरफ जाया जाए और उससे पता किया जाए कि आया कि जो मैस बॉडी में बना है ये क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, और फिर बकौल उस डॉक्टर के कि ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये होता है ना कि अब ट्रीटमेंट इसके डिफरेंट होते हैं, कुछ रेडिएशंस के थ्रू होता है, कुछ ऑपरेट के थ्रू होता है, कुछ मेडिकेशन के थ्रू होता है। तो अब वल्लाह आलम डॉक्टर्स को पता कि इसका बेहतर ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन कहता है ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अब ये बात मुझे भी समझ नहीं है क्योंकि ज़्यादा मैं नॉलेज में भी नहीं रखता इस पर। तो बहरहाल जब इन्होंने बायोप्सी करवाई है और उसके बाद हालात भी काफ़ी बिगड़ गए थे उस वक्त, जब डॉक्टर ने सैंपल लिया, सैंपल वो जो ऑपरेट हुआ उसके बाद काफ़ी हालात बिगड़ गए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये बायोप्सी थी, मतलब उसमें से वो सिर्फ उन्होंने वो सैंपल निकाला है या फिर वो जो मैस पूरा का पूरा इकट्ठा हुआ था जहाँ पे, तो वो मैस सारा ही निकाल लिया है और अब उसका टेस्ट हो रहा है। वल्लाह मुझे इस बात का नहीं पता। ठीक है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है, मैंने सुना था उसके मुँह से, आमिर के मुँह से कि जी सैंपल ले लिया है, आप दुआ करें कि सैंपल की रिपोर्ट अच्छी आ जाए। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहरहाल जो है वो आमिर ने काफ़ी भागदौड़ की और आमिर था जो ज़रा समझदारी से जिसने ये सारा मामला संभाले सारा, वरना तो सारे इमोशनल हो गए थे। एक आध इस तरह का समझदार बंदा या एक ऐसा बंदा कि जो इमोशंस को कंट्रोल रख सके इस तरह के मामले में साथ होना चाहिए जब भी कोई इस तरह का मामला हो, तो वरना हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। मेरा ना मैंने आप लोगों को बताया था जब मेरे भांजे का एक्सीडेंट हुआ
तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ ना, जिस टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उस वक्त जो वहाँ पर मौके पर मौजूद लोग थे, ज़रा हम नहीं थे, हम में से कोई भी नहीं था, तो जो लोग वहाँ पर इर्द गिर्द के मौके पर मौजूद थे, उनका बताना ये था कि जब बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, जब ये रोड पर गिरा तो इसका सर फट के दिमाग निकल कर बाहर रोड पर आ गया था, दिमाग का कुछ हिस्सा निकल कर बाहर रोड के साथ लग गया था। तो वो रेस्क्यू वालों ने उसको उठाकर वैसे ही जो है वो सर के ऊपर रख कर ऊपर से पट्टी कर दी थी। ठीक है, अब ये मौके की बात है, उस वक्त की बात है। फिर बाद में जब हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, खैर ये बातें सारी हमने सुन ली थी। जब हम हॉस्पिटल लेकर गए तो मैं था, मेरा कज़न जिसका वो था बेटा था, वो भी बेचारा ज़रा उसकी तो हालत वैसे ही गैर थी। मेरी कज़न जो उसकी माँ थी वो भी बेचारी ज़रा कोई हालत नहीं थी उसकी। मेरे ताया अबू जिनका वो नवासा था तो उसकी भी हालत गैर थी। उन सब की मतलब वो सब बौंदले हुए थे उस वक्त, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। तो खैर मैं भाग दौड़ कर रहा था, सब डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर्स को जो है उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, ये वो हालाशरी 100 चीज़ें होती हैं, टेस्ट वगैरह करवाना। 3 दिन तक डॉक्टर्स ने उस हेड को, वो जो इंजरी थी, वो जो ज़ख्म था, जहाँ से हमें ये था कि यहाँ से इसका सीरियस इंजरी है, डॉक्टर्स ने इसको छुआ ही नहीं। बच्चा कौमे में है, बच्चा बेहोश है, होश में नहीं है, लेकिन यह कि 3 दिन तक डॉक्टर्स ने छुआ ही नहीं। मैंने कई दफ़ा कई डॉक्टर से जाकर बोला भी, लेकिन उन्होंने सीरियस नहीं लिया। तो फिर जब वो मैं तो फरिश्ता ही कहता हूँ, एक डॉक्टर फीमेल डॉक्टर थी, तो जब मैंने जाकर उनसे बात की तो यंग सी डॉक्टर थी, मुझे तो खौफ भी आया कि यार गड़बड़ ना कर दे। तो खैर जो है वो उसने कहा कि चले मैं चेक करती हूँ। तो वो मेरे साथ आई, उसमें पड़ा हुआ था पेशेंट उसमें वार्ड में। तो उसने वार्ड में ही वो पट्टी को खोला ना, खोल के जब उसने भी देखा तो उसको भी यही लगा कि ये ब्रेन बाहर आया हुआ, दिमाग बाहर आया हुआ। तो वो भी खौफज़दा हो गए कि यार ये तो 3 दिन हो गए, किसी ने इसको देखा ही नहीं, ट्रीट ही नहीं किया इसको। तो खैर मुझे कहती कि इमीडिएटली इसको ओटी में लेके चलो, ऑपरेशन थिएटर में। खैर मैंने जो है उसको स्ट्रेचर पर लटकाया, कोई भी नहीं था, कोई हेल्पर नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अकेला ही था। तो मैं उसको ओटी में ले गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गया। तो अब जो है वो जब मेरे पता लगा पीछे सबको, तो वो तो सारे बेचारे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, ये तो मतलब सडनली ये सब कुछ हुआ। तो खैर जब ओटी में थे ना, तो ओटी में उस वक्त सारे डॉक्टर्स मसरूफ़ थे, मतलब उस डॉक्टर की, उस लेडी डॉक्टर की हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। मुझे कहती कि तुम ना इसके हाथ, एक हाथ से इसके हाथ पकड़ लो, एक हाथ से इसके पैर पकड़ लो कि ये टांगे ना चलाए, ज़्यादा तकलीफ़ होनी थी। तो मैंने वो पकड़ लिया, तो वो उसने जो है वो पट्टी खोली और उसने वो ज़ख़म खोला, दिमाग हेड का जो ज़ख़म था खोला और उसने वो सफाई करना शुरू कर दी। अच्छा, अब मेरा तो मुंह सफ़ेद हो गया, सारा चेहरा सफ़ेद हो गया, सारा जो है वो, मैं तो हैंग था, बड़ा सुन हुआ पड़ा था, देखना ज़रा आसान नहीं होता वो देखना। तो उसने वो करते करते ना उसकी नज़र मेरे मुंह पर उसकी नज़र पड़ी ना, तो वो कहती कि बर्दाश्त कर लोगे तो यहाँ पर खड़े रहो, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो यहाँ से चले जाओ, वरना ये ना हो कि मैं इस पेशेंट को संभालते संभालते फिर मुझे तुम्हें भी संभालना पड़े। तो खैर उसके थोड़े इस अल्फाज से ना मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली। तो मैं जो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप काम करें, मैं खड़ा हूँ। तो खैर वो सफाई वगैरह करके, वो बाद में जब उसने सफाई कर ली तो पता चला कि असल में वो ब्लड था, और ब्लड के साथ वो मट्टी शट्टी लग के ना, तो एक मैस बन गया था, असल में ब्रेन नहीं था, वो बचा हो गया। तो खैर उसने वो स्टिचेस वगैरह लगा दी और वो मामला उसने ठीक हो गया। खैर बाद में 2-3 दिन बाद उन्हें ऑपरेट भी किया। तो कहने का मतलब कि सारे प्रोसेस में, सारे प्रोसीजर में, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैं काफ़ी दिन यहाँ से गायब भी रहा था, तो सारे प्रोसीजर में, सारी भागदौड़ में मैं लगा हुआ था ना। तो बाकी तो सारा जो है वो बुरा हाल था उनका बेचारों का। तो कहने का मतलब ये है कि खैर वो बच्चा ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो भागा फिरता है, वो स्टडी भी कर रहा है, अपने सारे मामला ठीक हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में एक ऐसा बंदा कि जो मामले को संभाल सके, उसका साथ होना ज़रूरी है, और किसी एक को होश से काम लेना पड़ता है, वरना सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वरना फिर जो है वो मामला हाथ से निकल जाता है, फिर नहीं संभलता। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला काम आमिर ने किया है, और सब लोग तारीफ़ें कर रहे थे, जो है वो मुबारकबाद दे रहे थे शानी को और चाचे जो है वो काशिफ भाई को, कि चलो आपको मुबारक हो, आपको इतना अच्छा दामाद मिला है। तो अल्लाह ताला इसको अच्छे रखे जी, और अल्लाह ताला इसके लिए, हमारे भाई के लिए, आमिर भाई के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और अल्लाह भाई को कामयाबियाँ दे। तो बहरहाल ये वाला मामला था। वकार और फातिमा की काफ़ी जो है वो ट्रोलिंग हो रही थी कि बड़े सेल्फिश निकले हैं इस मुश्किल वक्त में, इस नाजुक वक्त में। इनसे इतना नहीं हुआ कि चलो जो वो लिशबा का छोटा सा बच्चा है, चलो उसके लिए खाना शाना बना कर ले आते, या थोड़ा सा उनके साथ तावन कर देते, उनकी हेल्प कर देते। तो बहरहाल करना चाहिए जी, ज़ाहिर है इस नाजुक घड़ी में, मुश्किल वक्त में अब भाई भाई के काम नहीं आएगा तो फिर और कौन आएगा। अब अपने ही अपनों का साथ देते, कोई गैर तो आके साथ नहीं ना देते। बस गैर वैसे मेरे ये मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस गैरों के साथ ज़्यादा अच्छा है अपनों की बजाय।
तो बहरहाल चलो, दुनिया का यही है कि चलो यार, इस नाजुक घड़ी में, नाजुक मौके में अपने ही साथ देते हैं। तो देना चाहिए था जी वकार वालों को साथ, खाना शाना बना देना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपके घर में पेशेंट है तो चलो हम ज़रा, अब ये नौकरियाँ शोकरियाँ, ये जो पैसे कमाने और वो सारी, ये सब जो है वो सारी ज़िंदगी साथ तो नहीं है ना, साथ तो रिश्तों नहीं चलना है। तो चाहिए तो यही था कि चलो आप पूछ लेते। तो बस ये है जी। इस तरफ बाकी जो है वो चाचा ग़ुलाम की वीडियो आई है जी चाचा ग़ुलाम खड़ा हुआ था मस्जिद नबी में, और हर में मदीना में चाचा ग़ुलाम खड़े हुए थे, और वहाँ पर खड़े होकर जो है वो भाषण दे रहे थे कि जी मुसलमान का फ़र्ज़ है कि दूसरे मुसलमान के दुख को समझे, और ये ना हो कि उसका मजाक बनाए और उसमें रोक टोक करे। मतलब ये ना हो कि उसका मजाक बनाए और उसमें रोक टोक करे, ये अच्छा नहीं है। अब ये चाचा ग़ुलाम लेक्चर दे रहे थे। अब या तो ये बात चाचा ग़ुलाम उस वक्त करते हुए अच्छे लगते, अगर ये सब चीज़ें ये ख़ुद फॉलो कर रहे होते ना, तो फिर ये करते हुए अच्छे लगते चाचा ग़ुलाम ने जो है वो जब जहाँ मौका मिला है, जिससे फ़ायदा उठाने का चाचा ग़ुलाम ने अपनी ज़िंदगी में उठाया फ़ायदा। ठीक है, अगले बंदे को तकलीफ़ होती है, अगले बंदे की ज़िंदगी बर्बाद होती है, या अगला बंदा इमोशनली किस तरह के हालात से गुजरता है, या अगला बंदा फ़िज़िकली अगले बंदे को कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी बीमारियों से फेस करना पड़ती है। चाचा ग़ुलाम ने वो सब नहीं देखा। अगर किसी को अब्यूज़ करना हो, किसी को मारना पीटना हो, कल डीडी ने वीडियो बनाई थी जुल्म की, किसी पर जुल्म करना हो या किसी का हक़ खाना हो, किसी को नुकसान देना हो, चाचा ग़ुलाम सफ़े अव्वल में थे। अब चाचा ग़ुलाम मस्जिद नबी में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई किसी का दुख समझना चाहिए। वो कहते हैं कि पता तभी लगता है कि जब खुद को मिलती होती है। कहता है, पता क्या कहता है कि जिसको तकलीफ़ होती है उसी को पता होता है, जिसके घर को आग लगती है पता उसको होता है कि सब जल के खाक हो जाता है, तो खुदारा किसी को तंग ना करें। वो कहता है ना कि पता तभी लगता है कि जब खुद के घर को आग लगती है। जब दूसरे के घर को आग लगती है ना, तो फिर बंदा वो दुख नहीं समझ सकता। या जब बंदा खुद आग लगाने वालों में शामिल होता है ना, तो फिर तो वो ठट्ठा होता है, फिर तो वो मजाक होती है, फिर तो इंजॉयमेंट होती है। ठीक है, तो जब आपने चाचा दूसरों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाया, जब आपने दूसरों को तकलीफ़ दिया, तो वो सब आपके लिए ठट्ठा था, मजाक था, इंजॉयमेंट थी। अब आपके खुद के घर को आग लगी है, अब आपको खुद को तकलीफ़ हो रही है, तो अब आपको लग रहा है कि मतलब अब आपको पता चल रहा है कि असल में तकलीफ़ किसे कहते हैं और इसकी क्या तकलीफ़ होती है, आपको अब आइडिया हो रहा है। तो अल्लाह ताला आपके लिए साने पैदा फरमाए जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये है कि बात यह है कि चाचा जब किसी दूसरे को तकलीफ़ देते हो ना, तो फिर तकलीफ़ देने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ये तकलीफ़ मुझे मिल रही होती तो फिर कितनी तकलीफ़ हो रही होती। ठीक है, यकीन करें मैं डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। जब भी मैं किसी को मुश्किल में देखता हूँ, जब भी मैं किसी को तकलीफ़ में देखता हूँ ना, तो मैं डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। अभी जो है वो आजकल की मिसाल है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। मेरा एक दोस्त जो है वो दरबदर हो गया। दरबदर ऐसे होगा कि अपना घर था, 8 मरले का अपना घर था, तो बस वो जो है वो बंदे की नीयत तो अच्छी होती है, लेकिन जो है वो हमेशा वो नहीं होता जो बंदे की नीयत होती है। अब उसके वालिद साहब ने वो घर बेच दिया। वो वालिद साहब की नीयत तो ऐसी थी कि चलो ये 2 भाई हैं, मैं दोनों को 4-4 मरले बना के दे दूँगा नया, लेकिन वो बेचते वक्त जो है वो गलत बंदों के हाथ चढ़ गए। गलत बंदों के हाथ क्या कि डिसीजन गलत ले हो गया। अब वो सारा जो है वो औने पौने करके बेच दिया, बेच भी किस्तों में दिया, और उनके साथ डील भी ये कर ली कि आधी पेमेंट पे हम घर आपको खाली करके देंगे। उन्होंने आधी पेमेंट की और घर खाली करवा लिया। अब इनको खड़े पैर जो है वो घर नहीं मिल रहा जहाँ पर हमने जाकर रहना है। ठीक है, तो अब जब मुझे कॉल आई, जब मुझे ये सब सिचुएशन पता चली, तो ज़ाहिर मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि यार अब दरबदर है, सामान वो एक टूटे से घर में रख के बैठे हुए हैं, और ना वहाँ पे ना बिजली का मीटर है, ना पानी की टैंकी है, ना रूटर लगा हुआ है, ना बिजली की वायरिंग है, ना दरवाजे खिड़कियाँ हैं, कोई शय नहीं है, ना वाशरूम चालू है वहाँ पर, ना किचन, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, बिजली का मीटर तक नहीं है। तो मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने जो है वो ये पिछले 2-3 दिन फिर से मैं गायब रहा हूँ। आप लोग बड़े कमेंट कर रहे थे कि आज़म भाई आप कहाँ थे, तो मैं इन्हीं मामलात में था। तो अब हुआ ये कि खैर जो है वो फिर हमने इमीडिएटली हमने भाग दौड़ शुरू कर दी, इधर उधर पता करना शुरू किया कि भाई कहीं से मकान मिल जाए रेंट का, लेकिन ज़रा खड़े पैर कहाँ से मिलता है, आगे से ईद आ रही है, कौन मकान शिफ्ट करता है, कहीं मकान खाली नहीं थे, कोई भी कहीं से मिला ही नहीं। तो फिर वो जहाँ पर थे, जिस घर में उन्होंने रखा था, असल में वो घर नया बना हुआ था और उसका कुछ काम होने वाला बाकी था। तो फिर हमने मीटिंग की उस घर के ओनर के साथ, उसे कहा जी भाई हम आपसे रेंट पे ले रहे हैं, तो आपको रेंट हम देते हैं, आप ये खर्चा इस पर करें, कुछ खुद से लगाएं, तो आप जो है वो आपका रेंट मिलता रहेगा, तो हमें सेटिंग करके दें। फिर जो है वो 2-3 दिन मैंने उसके साथ लगवाए, उसको जो है वो उसका कुछ थोड़ा सेटअप सोलर वगैरह उसको फिट करवा के दिया, उसके साथ लगा रहा, वायरिंग के छोटा मोटा काम करवा के दिया, सामान की सेटिंग वगैरह करवाई, सामान शिफ्टिंग करवाई, इस तरह के छोटे मोटे जो है वो काम उसके साथ करवाते 2-3 दिन लग गए। और मैं जो है वो ज़रा मुझे खौफ था, मुझे डर लग रहा था कि यार ये बंदा इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है, अगर इसकी जगह मैं होता तो क्या होता। ठीक है, ज़रा उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तकलीफ़ से वो बच्चे गुजर रहे हैं
खुदा ना खासा अगर इस तकलीफ़ में मैं होता तो मेरी क्या तकलीफ़ होती। तो वो तकलीफ़ मुझे ऑफिस में बैठने नहीं दे रही थी। मैं भाग के जाता इधर जो है वो ऑफिस में आता, थोड़ी देर बैठता और फिर मुझे वो सब याद आता, मैं फिर से भाग जाता उसके घर, चलो यार मैं तुम्हारे साथ सेटिंग करवाता हूँ। वो डिसअपॉइंट था, फुल सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ था, परेशान था। ज़रा 100 काम बंदे के सर पे होते हैं और बंदे को समझ नहीं आता पहले कौन सा करना बाद में कौन सा करना तो फिर खैर मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट किया, उसको कह सुन के हाथ फेर के कि चलो यार ये करते हैं, चलो ये करते हैं, ये करते हैं। तो अब जो है वो आज सुबह मुझे बता रहा था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक घर की सेटिंग हो गई है और काफ़ी हद तक चीज़ें रूटीन में आना शुरू हो गई हैं। तो अब जो है वो अल्लाह खैर करेगा, अब हम सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यार जब अगला बंदा दुख में होता है ना तो फिर उसका दुख समझा करो, उस वक्त मजाक नहीं उड़ाया करो, उस वक्त जो है उसको एंजॉय नहीं किया करो। चाचा आपने सारी ज़िंदगी यही किया है, अब आप दुख में हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि दुख किसे कहते हैं या फिर तकलीफ़ किसे कहते हैं। ठीक है तो खैर कहता जी मैंने बात की थी उम्र की कि उम्र मेरी और मेरी बीवी की एक है, वो भी 1 जनवरी 1955 की पैदाइश है और मैं भी 1 जनवरी 1955 की पैदाइश हूँ। वाओ वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस इकट्ठे ही पैदा हो गए चाचा एक ही दिन, बाकायदा प्लानिंग करके आए थे, है ना। असल में उन दिनों ये कोई रिकॉर्ड रखने का ज़माना नहीं था। अगले दिन मैंने एक ना शनाख्ती कार्ड बना के दिया अपने एक दोस्त को, अप्लाई किया उसका ऑनलाइन, तो उसका सिर्फ बर्थ ईयर लिखा हुआ था उसके पुराने आईडी कार्ड पे ना, सिर्फ पैदाइश का साल लिखा हुआ था, डेट महीना कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने कहा जी कौन सा साल करना है, कहता है 1 जनवरी कर दो ठीक है, तो 1 जनवरी 1988 हो गया या 87 जो भी था उसकी पैदाइश वो हो गया। तो उन दिनों ये होता था 1 जनवरी 1955, 1 जनवरी 1950, वो आधा पाकिस्तान आप देखेंगे ना पुराने ज़माने का आधा पाकिस्तान वो सारे 1 जनवरी को ही पैदा हुए ठीक है, तो ये भी 1 जनवरी वैसा ही है जी। और फिर कहते हैं बस ये है कि लेडीज़ की आदत होती है, वो लगाती भी हैं काली मेहंदी, और अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी सर सफ़ेद हो चुके हैं, मतलब उनके भी सर सफ़ेद हो चुके हैं। और पर मेरी बीवी काली मेहंदी शुरू से इस्तेमाल करती है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, सब लोग लगाते हैं और मैं भी लगाता हूँ, मैं भी लगाता था। अब बस मुझे सफ़ेद दाढ़ी अच्छी लगती है, मेहंदी और कलर में फ़र्क होता है कलर लगाना ठीक नहीं है, मेहंदी तो सब लगाते हैं। मैंने भी यही बोला था कि मेरी बीवी कलर लगाती है जो मेहंदी से आता है मतलब मेहंदी वाला, काली मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी वाला कलर होता है। अब असल में ना चाचा गुलाम फंस गया है। अब चाचा गुलाम को समझ नहीं आती कि स्टेटमेंट क्या देना है क्या नहीं देना, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, मतलब वो कभी गुस्सा आता है तो झाड़ बुला देते हैं और फिर उसके बाद जब रियलाइज़ होता है कि ओ ये मैंने क्या कर दिया तो फिर जब वजाहतें देने आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। चाचा गुलाम आपका हाल कोई नहीं तो कहते जी बस अब कुछ ही वक्त बाकी है। लोगों ने रंग बिरंगे कमेंट किए होते, कोई कहता जी बस अब आपकी ज़िंदगी का कुछ वक्त बाकी है, कुछ कहते बस अब पाकिस्तान आएंगे तो शादी करेंगे, पता नहीं क्या क्या। तो लोगों ने रंग बिरंगे कमेंट किए हुए थे। अब पता नहीं किस चीज़ को कुछ वक्त बाकी है, शायद इनका पाकिस्तान आने का बोल रहे होंगे जी पाकिस्तान आने में कुछ वक्त बाकी है। तो चाचा बात यह है कि अभी तो आपका कफ़ील ही नहीं मान रहा, अभी तो आपके कफ़ील से बात तक नहीं हुई, वो आप जाते हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलता, घर पर मिलता नहीं है आपको, तो क्या ही आगे जो है वो बात होनी है, ये क्या ही अभी कुछ बात शायद हो पता चले, फिर तो पता चले कि कितना वक्त बाकी है। अभी तो पता नहीं कितना वक्त बाकी है, बस आपने टाइटल में चिपका दिया कि बस कुछ वक्त बाकी, पता नहीं किसको तसल्लियाँ दे रहे हैं आप। खैर जी वेट लॉस किया है जी सितारा ने और सितारा की वेट लॉस जर्नी हेटर्स पर बड़ी भारी पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से ना ये रौला शोला डाल रहे हैं। असल में होता ये है कि मैं बहुत पहले से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि जब सितारा की वीडियो आती ना तो ये बंद कमरे में जब वो लाइटें शाइटें पक्के बंद करके ये बैठ जाते हैं और जो एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं। अब हम हैं, मतलब मैंने कभी इतने गौर से व्लॉग नहीं देखा सितारा, कहाँ देखता हूँ इंटरटेनमेंट के लिए कि हाँ ठीक है जी बच्चे क्या कर रहे हैं, साजिद भाई की क्या रूटीन है, या अम्मा का क्या हाल है, कि उनकी तबीयत कैसी चल रही, क्या मामला हैं, सितारा की क्या रूटीन रही, बस ये इस तरह की मोटी मोटी चीज़ें देखने के लिए। मैंने कभी किसी गौर से देखा ही नहीं कि हाँ वो कैसी दिखती है या उसने क्या पहना है ठीक है, या साजिद भाई जो है वो कैसे दिखते हैं, उन्होंने क्या पहना है, या बच्चों ने क्या रूटीन थी, मैंने कभी इतने गौर से देखा ही नहीं है। बस नॉर्मली जो है जैसे कोई नॉर्मल वीडियोज़ बंदा देखता है वैसे मैं देखता हूँ, ठीक है। तो वो भी मेरा फोकस ज़्यादा होता है, अगर कोई टाइटल थोड़ा सा कैची होना तो फिर मैं देखता हूँ कि हाँ या किस जगह से इन्होंने किस तरह की बात की, फिर मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, ठीक है। बाकी नॉर्मल रूटीन तो मुझे पता है कि यार नॉर्मल रूटीन, लेकिन ये क्या करती हैं ये फिर जो कमरे में बंद होकर अंधेरा करके फिर जो वो पूरी तरह बैठ कर देखते हैं, एक एक चीज़ नोट करती हैं, क्या पहना, क्या खाया, क्या बोला, ठीक है, और बॉडी की सिचुएशन क्या है, क्या मामला था, ये तो एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखती। अब इन्होंने को पिछले 1 महीने से 1-1.5 महीने से इन्होंने ये नोट करना शुरू कर दिया था कि इसने वेट लूज़ किया है, ठीक है। और तब से ही इन्होंने जो है वो रोला डाला, लो जी टीके लगवा लिए, टीके लगवा लिए, टीके लगवा लिए, ना कोई कहता नाना से लगवा लिए, कोई कहता जी कहाँ से लगवा लिए, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। नेस जो है वो मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि उसके तो फैट कम हो गया, वो सारा के सारा इनमें घुस गया,
और अब हालात ये है कि किसी को कब्ज़ होगी, किसी को बवासीर होगी, किसी को गैस होगी, किसी को शुगर होगी, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ, अल्लाह माफ़ करे। तो अब सारे के सारे जो है वो मुंह से वो सारा गंद निकाल रहे हैं। जो कि अगर किसी को बवासीर होगी तो वो मुंह से निकाल रहा है, किसी को गैस होगी तो वो मुंह से गैस निकाल रहा है ठीक है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम अल्लाह माफ़ करे। तो ये सारे रंग बिरंगी बातें कर रहे हैं। तो असल में पता है इनको पहले ही तक भाई इसने वेट लॉस किया है, क्योंकि ज़्यादा इतने गौर से देखते हैं, उसने वेट लॉस किया तो सारे रंग बिरंगे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। भाई उसने मेहनत की है और ज़्यादा डाइट से हो जाता है, और बड़ी सादा सी बात है, उसने ना भी एक्सरसाइज की हो तो ये तो बड़ी सादा सी बात है कि हमारा बॉडी एक बैंक की तरह काम करती है। अब एक बैंक अकाउंट हम चला रहे हैं, उसमें अगर जो वो महीने का 50,000 आ रहा है और उसमें से जो है वो 40,000 खर्च हो रहा है, तो वो 10,000 महीना के हिसाब से इसमें सेव होता जाएगा, बचता जाएगा। ठीक है, अगर उसमें 50,000 आ रहा है और 60,000 महीने का खर्च हो रहा है तो वो 10,000 पे कर्जा जा रहा है उसमें। ठीक है, मतलब कम आ रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसमें जो बैलेंस पड़ा है वो कम होता जाएगा। फर्ज किया अकाउंट में लाख रुपये पड़ा है, अब रूटीन ये है कि महीने का 50,000 आ रहा है, 60,000 खर्च हो रहा है। अब एक महीने 50,000 आया, 60,000 खर्च हो गया, पीछे तो 90,000 बच गया ना वो लाख में से। अगले महीने फिर ये रूटीन रही तो वो 80,000 बच जाएगा। ठीक है, तो इसने अपनी जब वो अपने फूड को कंट्रोल किया है, कुछ फूड से वेट लॉस हो गया, कुछ एक्सरसाइज से हो गया, ठीक है, थोड़ी फिटनेस आ गई। बाकी जो चलो यार फ़र्ज़ किया मान के चलते अगर इंजेक्शन उसने लगवा भी ली हो तो इसमें क्या बुराई है, क्या मज़ाक़ है। ये जब पूरी दुनिया लगवा रही है, ये सारी मॉडल्स जिनको आप जो है वो सुबह शाम बैठ कर अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या ये अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए इस तरह के चौंचले नहीं करती करती हैं। लेकिन आगे बताता कौन है। अब सितारा पे जो है वो सारे इस वजह से ये भोंगते बकवास करते हैं, लो जी उसने बताया कुछ और है, किया कुछ और है, दुनिया को बताया कि मैंने डाइट से किया है, खुद इंजेक्शन लगवा ली। तो भाई कौन आकर बताता है कि मैंने इंजेक्शन लगवाए? कोई नहीं बताता, सारे यही बताते मैंने डाइट की, मैंने एक्सरसाइज की। तो ईजी वे तो कोई नहीं बताता। तो उनको तो जाके तुम लोग कुछ नहीं कहते। तुम लोगों का सारा नज़ला आ जाके सितारा पर गिरता है सिर्फ इस वजह से कि वो पिंकी नहीं है। अगर वो भी पिंकी की तरह तुम लोगों के मुंह पे 4 झांपड़ लगाती ना, तो यूँ बंदे के पुत्र बन के तुम लोगों ने बैठा होना था। वो शरीफ ज़ादी है, बेचारी शरीफ औरत है, वो किसी को कुछ कहती नहीं थे, चलो ठीक है, जिसने जो कहना लगा था हम वो कुछ कहने के बजाय वो इग्नोर कर देती है ठीक है, ये उसकी अच्छाई कहूँगा मैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो इन सबको लंबे हाथों लेती, इनके चैनल उड़ाती, इनके ऊपर बार बार FIR ठोकती, कंप्लेनें ठोकती, इनको बार बार जो है वो इदारों के फ़ोन जाते, तो ये बंदे के पुत्र बन के बैठे होते। डंडे की यार है ना पाकिस्तानी कौम, प्यार से मानती नहीं तो बस यही हालात है। खैर अभी तक इतना ही नाज़रीन, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।